बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है बच्चों, ये लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी चीज को मेजर किया जाता है, ठीक है, हाउ टू मेजर थिंग्स। अलग अलग चीजें अगर हमारे पास है तो उनको कैसे नापा जाए, कैसे मेजर किया जाए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हम लोग देखने वाले सबसे पहली चीज है क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे, उस चीज को कहेंगे जिसको मैं नाप सकता हूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइट हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, इन चीजों को मैं माप सकता हूं, मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। तो उन्हें मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसको हम नाप नहीं सकते। क्या चीजें होती है जिसको आप नाप नहीं सकते हो? बराबर, इमोशंस, एंगरनेस, हैप्पीनेस वगैरह, इनको आप नाप सकते हो क्या बच्चों? नहीं नाप सकते हो, ठीक है। सो दे विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जिसको आप नाप सकते हो उसे मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है एवरीवन? बच्चों अब फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप किसी चीज को नाप रहे हो, जैसे मान लो लेंथ वगैरह आप नाप रहे हो, ठीक है, लेंथ, ठीक है। से कोई चीज है जिसका लेंथ है से 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब आपने लेंथ को नापा तो यहाँ पर लेंथ को नापने के लिए आपने क्या यूज किया? 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल किया। पहला क्या है बच्चों? पहला एक वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? मीटर इज व्हाट? मीटर इज यूनिट। क्लियर है एवरीवन? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है वैल्यू, दूसरा है यूनिट। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज यूनिट? यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज यूनिट? बच्चों यूनिट का मतलब है इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है। एक रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेलने जा रहे हो और क्रिकेट में आपको पिच बनाना है, पिच, ठीक है। तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग स्टेप्स से नापते हो ना, ठीक है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप लोग स्टेप से नापते हो, ठीक है। दो स्टम्प्स के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? किया है किसी ने ऐसा किया है? क्रिकेट वगैरह खेलने गए हो? नहीं किया ऐसा, हाँ। या कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, ठीक है, तो हाथ से नापते हो ऐसा 1 2 3, हाँ। लेडीज लोग कपड़ा वपड़ा नापते ना, ऐसे हाथ से नापते, ऐसे 1 2 3, ऐसा किया आप लोगों ने? नहीं किया है, हाँ। जैसे मान लो मुझे ये बोर्ड को नापना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है, ठीक है। और मेरे पास से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे नाप सकता हूँ? सिंपल, 1 2 3, ठीक है, और ये 3.5, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 3.5 पाम कहूँगा मैं, 3.5 पाम। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पर देखना 3.5 क्या हो गया? 3.5 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया। व्हाट इज पाम? पाम इज अ यूनिट। पाम क्या हो गया? यूनिट। क्लियर एवरीवन? यहाँ से यहाँ तक 3.5 पाम, ऐसे दिस इज अ यूनिट। क्लियर एवरीवन? तो पाम को यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस कंसिडर किया। क्लियर है एवरीवन? आप किसी भी चीज को नापना चाहते हो तो यू नीड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप चीजों को नाप सकते हो, ठीक। जैसे आपको वजन नापना है, वेट नापना है या मास नापना है, तो आप लोग क्या यूज करते हो? केजी, बराबर। जैसे आप लोग कोई सामान लेने गए तो आप लोग बोलते हो 10 kg, ठीक है। तो 10 क्या हो गया? 10 हो गया उसका वैल्यू, और केजी क्या हो गया? केजी यूनिट, ठीक है। व्हाट इज केजी? केजी इज अ यूनिट। इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसकी मदद से मैं चीजों को नाप रहा हूँ। क्लियर है एवरीवन? तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज क्या है? पहला चीज है एक वैल्यू रहना चाहिए, और दूसरा चीज क्या बच्चों? एक यूनिट रहना चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसकी मदद से मैं चीजों को नाप रहा हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया बच्चों? यूनिट्स पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स यूनिट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है बच्चों। अलग अलग टाइप की यूनिट्स है, अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेंथ की बात करूं बच्चों, लेंथ को हम लोग मीटर में भी नापते हैं, बराबर बच्चों। लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी नापते हो, बराबर बच्चों। लेंथ को आप फीट में भी नापते हो, बराबर बच्चों। लेंथ को आप इंचेस में भी नापते हो। क्लियर है एवरीवन? तो एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के इतने सारे यूनिट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे मास की बात करो तो मास को आप केजी में नापते हो, आप ग्राम में नापते हो, ठीक है, आप पाउंड्स में नापते हो। क्लियर है एवरीवन? तो आप लोग एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में नाप रहे हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस डिफरेंट यूनिट्स आर नोन एज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो वी विल फोकस ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों ध्यान देना, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है MKS, ठीक है बच्चों। M का मतलब क्या है यहाँ पर? मीटर। M का मतलब क्या है? मीटर। K का मतलब क्या हो गया बच्चों? K का मतलब
किलोग्राम। क्या बच्चों? किलोग्राम। एस का मतलब क्या बच्चों? एस का मतलब सेकेंड। क्लियर एवरीवन? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड इज सीजीएस। क्या बच्चों? सीजीएस। बच्चों सीजीएस में क्या होगा? लेंथ को हम लोग नापेंगे सेंटीमीटर में। किसमें बच्चों? सेंटीमीटर में। क्लियर एवरीवन? मास को किस में नापेंगे? ग्राम में। मास को नापेंगे हम लोग ग्राम में, ठीक है। और टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। टाइम को नापेंगे हम लोग सेकेंड में। क्लियर एवरीवन? बच्चों थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज एफपीएस। क्या बच्चों? एफपीएस। नॉर्मली एफपीएस हम लोग यहां पर नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एफ का मतलब फुट हो गया। क्या हो गया बच्चों? फुट, ठीक है। आप लेंथ को फुट में नापोगे, ठीक है। पी का मतलब क्या हो गया? पाउंड। क्या बच्चों? पाउंड। आप मास को पाउंड में नापोगे, ठीक है। और एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। आप टाइम को सेकेंड में नापने वाले। क्लियर एवरीवन? उसके बाद में यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, या एसआई सिस्टम। क्लियर एवरीवन? एसआई सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू यूज इन 11-12, ठीक है। 11-12 में हम लोग जनरली एसआई सिस्टम का ही इस्तेमाल करने वाले। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फाइन एवरीवन? ठीक है, बराबर बच्चों। इसके बाद में हम लोग आगे आएंगे बच्चों, हम लोग देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। स्टूडेंट्स, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, आई कैन कैटेगराइज ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू 3 पार्ट। मैं तीनों फिजिकल क्वांटिटी, मैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट रहेगा, इट विल बी फंडामेंटल। क्या बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर एवरीवन? बच्चों बोलो। अरे नाश्ता पानी करके नहीं आए हो क्या? सुबह सुबह उठा करो, नाश्ता पानी दबा के करके आया करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, पहला क्या बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद में सेकेंड इज डिराइव्ड। क्या बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड द नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री। क्या बच्चों? सप्लीमेंट्री। बच्चों मेरे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, आई कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 पार्ट। पहला क्या बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री। क्लियर एवरीवन? बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो दूसरे पे इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज पे इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर? दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों? सबसे पहला क्या था? लेंथ। क्या था बच्चों? लेंथ। दूसरा क्या है? मास, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों? टाइम। चौथा क्या है बच्चों? टेम्परेचर। उसके बाद में पांचवा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। छठा क्या है बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। यस, वेरी गुड, लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां क्या है स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास में, ठीक है। ये सातों क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। इज इट क्लियर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। इनके जो यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इनके यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है बच्चों? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? मोल। बराबर बच्चों, ठीक है। सो these are 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड these are 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो ये जो 7 क्वांटिटीज है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, बराबर बच्चों। नाउ व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? बच्चों डिराइव क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्लियर एवरीवन? डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एग्जांपल के तौर पे ले लो स्पीड। क्या बच्चों? स्पीड का फॉर्मूला क्या बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, और स्पीड डिपेंड कर रहा है टाइम पे। दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन यू हैव फोर्स का फॉर्मूला ले लो बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर एवरीवन?
फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है एवरीवन। तो ये सारे जो क्वांटिटीज है दे आर डिराइव क्वांटिटीज। व्हाई डिराइव क्वांटिटीज, बिकॉज दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये जो डिराइव क्वांटिटीज होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है एवरीवन। बच्चों ये दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, इसलिए हम उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है एवरीवन। बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। क्लियर। यहां से आप फोर्स का यूनिट निकाल सकते हो, जैसे मास किस में नापते हैं आप, केजी में नापते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से फोर्स का भी यूनिट आप निकाल सकते हो। बट फोर्स का हम लोग एक और यूनिट लिखते हैं न्यूटन। क्या बच्चों, न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट हम लोग लिखते हैं न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का आप यूनिट निकाल सकते हो, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम का यूनिट भी सेकेंड होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यू कैन फाइंड दी यूनिट्स। क्लियर एवरीवन। सो दीस आर डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड दीस आर देयर यूनिट्स। बच्चों फंडामेंटल कितने थे, 7 थे। कितने थे बच्चों, 7। डिराइव्ड कितने होते हैं, अनगिनत, बहुत सारे होते हैं। कितने बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। क्लियर, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज होंगे। डिराइव्ड मतलब बच्चों फंडामेंटल छोड़ के बाकी सारे जितने भी है ना सब डिराइव्ड में आएंगे। फंडामेंटल छोड़ के बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज तक आएंगे डिराइव्ड में आएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन। बच्चों आगे आएंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कितने बच्चों, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कौन से, एक है प्लेन एंगल। क्या बच्चों, प्लेन एंगल, ठीक है। दूसरा है सॉलिड एंगल। क्या बच्चों, सॉलिड एंगल। नाउ प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया, प्लेन एंगल का मतलब 2D एंगल, दोनों के बीच में कितना एंगल, दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है। 2D में कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। बच्चों प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला इज डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, ds अपॉन r। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस में होता है बच्चों, 2D में होता है, 2D, ठीक है। नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D में होता है, 3D में। सॉलिड एंगल आपको 3D में मिलेगा, ठीक है। जैसे आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन, ठीक है, ये 3D में रहेगा। आइसक्रीम का कोन कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल फ्रेम कर रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसको नापा कैसे जाए, जैसे यहाँ पर कितना एंगल फ्रेम कर रहा है वो कैसे नापा जाए बच्चों, ठीक है। ये एंगल कितना है उसको कैसे नापा जाए, तो स्टूडेंट्स देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, ये जो एंगल है ये एंगल आपको नापने का फॉर्मूला है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया DA डिवाइड बाय यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, उसका स्क्वायर, R स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, दिस एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, R स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्लियर एवरीवन। प्लेन एंगल कहाँ होता है, 2D में होता है। प्लेन एंगल यहाँ पर कितना एंगल बनाना है, दैट इज प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D में होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इज दिस एरिया डिवाइड बाय R का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। बच्चों प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं रेडियन। क्या होता है, रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों, स्टीरेडियन। क्या होता है बच्चों, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। इज इट क्लियर एवरीवन। समझ में आया बच्चों, बोलो आना, बोलो। कल से नाश्ता पानी करके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। कितने बच्चों, 3 पार्ट में। पहला क्या बच्चों, फंडामेंटल। दूसरा क्या बच्चों, डिराइव्ड। तीसरा क्या बच्चों, सप्लीमेंट्री। क्लियर है एवरीवन। हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7। कितने डिराइव्ड है, बहुत सारे। कितने बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। कितने सप्लीमेंट्री है, क्लियर एवरीवन। बच्चों फंडामेंटल के नाम बता दो एक बार। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बिना देखे, सातवां। यस, उनकी यूनिट्स क्या है बच्चों, लेंथ का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, हाँ एम्पियर बराबर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या है,
क्लियर एवरीवन, समझ में आप लोग को? फाइन, ठीक है। सप्लीमेंट्री में कौन से दो क्वांटिटीज आते हैं? पहला क्या है? प्लेन एंगल। दूसरा क्या है? प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। क्या बच्चों? रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेराडियन। क्या बच्चों? स्टेराडियन। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा सारी चीजें? हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाउ टू राइट द एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे बच्चों आप लोग जैसे आप लोग कोई सामान खरीदने गए हो, ठीक है, भैया बोलो भैया 10 किलो आलू देना। ठीक है, तो बच्चों 10 किलोज क्या बोलोगे? किलोज बोलोगे या 10 किलो बोलोगे? 10 किलोज बोलोगे या 10 किलो बोलोगे उनको? हाँ, किलोज, 10 किलोज। ठीक है, जैसे आपका लेंथ मान लो से 2 मीटर आपका लेंथ है। ठीक है, तो 2 मीटर्स बोलोगे? 2 मीटर्स लेंथ है या 2 मीटर है? क्या बोलोगे आप लोग? मीटर्स या मीटर? पक्का मीटर बोलोगे? मीटर्स की नहीं बोलोगे? मीटर्स, मटर नहीं है रे, मीटर्स है ये। हाँ सर, नाश्ता नहीं किया इसलिए मटर की याद आ रही है। मीटर्स की नहीं बोलोगे तो डबल हो गया ना। 1 होता तो मीटर होता ना, 1 होता तो मीटर होता ना, 2 हो गया तो मीटर्स होना चाहिए ना। हाँ हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ नुमान, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मीटर्स होना चाहिए कि मीटर होना चाहिए? किलोज होना चाहिए, किलो होना चाहिए? हाँ बच्चों ध्यान देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे लिखा जाए, किलोज लिखे, किलो लिखे, मीटर्स लिखे, मीटर लिखे, क्या लिखे, ठीक है, तो वी विल सी हियर। ठीक है, ठीक है, देयर आर टोटल 8 पॉइंट हाउ टू राइट द एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सिंबल। क्या बच्चों? सिंबल। आपको एसआई यूनिट को सिंबल में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? सिंबल में लिखना है। क्लियर एवरी? सिंबल का मतलब क्या हो गया बच्चों? सिंबल का मतलब जैसे आप लोग लिख रहे हो 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम। बच्चों ये गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है 10 kg। क्या लिखना है बच्चों? 10 kg। क्लियर एवरीवन? ये सही तरीका है, आपको सिंबल में लिखना है। क्लियर एवरीवन? जैसे आप लिख रहे हो 10 मीटर, 10 मीटर नहीं, पूरा नहीं लिखना है, गलत तरीका है। कैसे लिखना है बच्चों? 10 मीटर, ये सही तरीका है। आपको सारे के सारे जो यूनिट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? किसमें लिखना है स्टूडेंट्स? तो पहला पॉइंट क्या है? सिंबल में लिखना। कैसे लिखना बच्चों? सिंबल में। क्लियर एवरीवन? सेकंड पॉइंट पर आएंगे बच्चों। अगर आप लोग फुल नेम लिख रहे हो, फुल नेम मान लो लिख रहे हो, तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है फुल नेम। ठीक है, जैसे आप फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन। ठीक है, जैसे आप कोई यूनिट अगर लिख रहे हो जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, ठीक है, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ऐसे बहुत सारे यूनिट है। ठीक है, तो अगर आप किसी साइंटिस्ट के नाम पे लिख रहे हो, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे आप सिंबल लिख रहे हो तो इट शुड बी कैपिटल। सिंबल लिख रहे हो तो कैसा रहना चाहिए? कैपिटल। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये पूरा यूनिट मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखूंगा तो सिंबल में क्या आएगा? कैपिटल N। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो इट शुड बी स्मॉल लेटर। पूरा नाम लिख रहे हो कैसा रहना चाहिए? स्मॉल लेटर्स में लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिख रहे हो और वो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया तो उसको आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर जूल लिख रहे हो, जूल, ठीक है, तो जूल लिख रहे हो तो बच्चों अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा जूल। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल J। समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड पॉइंट समझा? सेकंड पॉइंट समझा क्या? पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और सिर्फ सिंबल लिख रहे हो किसी साइंटिस्ट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर। क्या बच्चों? कैपिटल लेटर। क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चों? नो प्लूरल फॉर्म। प्लूरल नहीं रहना चाहिए। प्लूरल मतलब क्या? आगे एस नहीं लगाना है आपको। ठीक है, कोई भी यूनिट के आगे एस नहीं लगाना है। ठीक है, 10 न्यूटन्स नहीं, गलत है, 10 न्यूटन सही है। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, कोई भी यूनिट के आगे एस नहीं लगाना है। नॉट 10 किलोग्राम्स, इट इज 10 किलोग्राम, नॉट मीटर्स, इट इज मीटर। ठीक है, सो नो प्लूरल फॉर्म, कोई भी प्लूरल नहीं रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है? नो फुल स्टॉप। यूनिट के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको। ठीक है, डोंट पुट फुल स्टॉप आफ्टर द यूनिट। ठीक है, जैसे आप लोग अगर डॉक्टर लिखते हो, डॉक्टर DR, ऐसे आगे फुल स्टॉप लगा देते हो। मिस्टर लिखते हो, मिस्टर, आगे फुल स्टॉप लगा देते हो। बराबर बच्चों? बट ये नहीं करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर? नो फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या बच्चों? 1 रेशियो। ये क्या है? फिफ्थ, ये तो समझ में आ गया, प्लूरल नहीं रहना चाहिए।
फुल स्टॉप नहीं रहना चाहिए। वन रेशियो का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज वन रेशियो? एनीवन गेस? कुछ गेस? व्हाट इज वन रेशियो? हाँ बच्चों, क्या होता है वन रेशियो? वन रेशियो का क्या लग रहा है? व्हाट इज वन रेशियो? वन रेशियो क्या होना चाहिए? वन रेशियो में हाँ क्या होना चाहिए? वन रेशियो में क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों। ध्यान देना, कुछ यूनिट जैसे होते हैं, जैसे मान लो एक्सेलरेशन की बात करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, बराबर बच्चों? अब ध्यान देंगे, इसका यूनिट हम लोग निकालेंगे बच्चों। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड। क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। कितने रेशियोज है? यहां ध्यान देना, यहां पर एक रेशियो आ गया, यहां पर दूसरा रेशियो आ गया, तो ये दो रेशियो में। किसमें बच्चों? दो रेशियो में। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन वन रेशियो। ये हमेशा यूनिट्स कैसे होने चाहिए? एक रेशियो में, ठीक है? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल रेशियो में, ठीक है? इसको अगर मैं सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान देना, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट वन रेशियो इज, ठीक है? ये वन रेशियो है और ये सही तरीका लिखने का। तो जब कभी आप यूनिट को लिख रहे हो, अगर एक से ज्यादा रेशियो है तो उसको कन्वर्ट कर लो सिंगल रेशियो में। एक से ज्यादा रेशियो रहेगा तो सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है आपको। क्लियर एवरीवन? समझ में आया बच्चों? तो एक से ज्यादा रेशियो है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वन रेशियो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट 6 वाला पॉइंट देखेंगे, अवॉइड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है। कैसा कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है बच्चों? बच्चों मान लो कि अगर आप कोई यूनिट लिख रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स से आप लोग लिख रहे हो वर्क, ठीक है? वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है? अब अगर इसका यूनिट लिखना है मुझे, यूनिट, वर्क का यूनिट, ठीक है? तो बच्चों अगर आप वर्क का यूनिट लिख रहे हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? फोर्स का यूनिट फॉर्मूला नहीं, यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन, बराबर। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर, बराबर। न्यूटन मीटर। गलत तरीका है, गलत तरीका लिखने का। यहां पर आप देखोगे फोर्स को तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, बट डिस्प्लेसमेंट को पूरा का पूरा यूनिट लिखा है। गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको कॉम्बिनेशंस अवॉइड करना है। सिंबॉलिक फॉर्म और पूरा पूरा लॉन्ग फॉर्म का कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, ठीक है? आपको जो जितने भी यूनिट्स है सबको एक जैसा लिखना है। न्यूटन लिख रहे हो तो इसको लिखो मीटर एम। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, ठीक है? तो आपको दोनों ही यूनिट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट एक जैसा रहना चाहिए। दोनों को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो तो दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक को सिंबॉलिक फॉर्म में एक को लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है? ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये गलत तरीका है। एंड दिस इज द करेक्ट वे। क्लियर? इसका मतलब होता है अवॉइड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है बच्चों? नाउ विल सी 7 में क्या कहा गया? पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है? अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है? प्रीफिक्स सिंबल लगाने से जो वैल्यू है, वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है? दस प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कंस्टिट्यूट अ न्यू सिंबल फॉर विच कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है? ठीक है? तो प्रीफिक्स सिंबल हम लोग कहाँ लगाते हैं? पहले लगाते हैं, किसी भी यूनिट के पहले लगाते हैं, ठीक है? पहले लगाने से जो वैल्यू होता है, वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे किलोमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। किलोग्राम, ठीक है? 10⁻³ ग्राम, ठीक है? सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, ठीक है? नैनोमीटर, या हाँ नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है? तो ये हो गया मेरा यूनिट। इसके आगे लगा दिया मैंने प्रीफिक्स किलो, तो 10⁻³ बन गया। ये ग्राम हो गया मेरा यूनिट, उसके आगे लगा दिया किलो, तो हो गया 10⁻³ ग्राम हो गया, ठीक है? ये हो गया मीटर, मीटर के आगे लगा दिया सेंटी, तो सेंटी लगाने से क्या हो गया? 10⁻², वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है? ये हो गया मिली, मिली के आगे सॉरी मीटर, मीटर के आगे क्या लगा दिया? नैनो, तो नैनो लगाने से क्या हो गया? वैल्यू चेंज हो गया, 10⁻⁹ हो गया, ठीक है? तो अगर आप किसी यूनिट के पहले प्रीफिक्स लगाते हो तो वैल्यू चेंज हो जाता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? दैट इज प्रीफिक्स सिंबल। बच्चों लास्ट पॉइंट इज स्पेस एंड हाइफन। स्पेस एंड हाइफन बच्चों, कभी कभी आप लोग ना दो यूनिट एक साथ लिखते हो, ठीक है? जैसे आप लोग से
वर्क का एग्जाम्पल लेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज द यूनिट फॉर फोर्स? हाँ, न्यूटन, बराबर। इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर, बराबर बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके जब आप यूनिट लिख रहे हो ना, तो दोनों के बीच में या तो स्पेस डालो या तो हाइफन डाल दो, हाइफन, ठीक है। तो दो अलग अलग यूनिट्स है, दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में या तो स्पेस रहना चाहिए या तो हाइफन रहना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 8। क्लियर एवरीवन? समझा आप लोग को? यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को नापा कैसे जाता है बच्चों? आप सभी को पता है लेंथ को मीटर में नापते हैं, बराबर बच्चों। बट ये मीटर क्या है? हम लोग लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर ऐसे नापेंगे। बट ये मीटर, ये वर्ड जो है क्या, ये मीटर वर्ड आया कहां से बच्चों? हाँ, 1 मीटर का मतलब क्या होता है? कैसे पता चला कि ये सर इसको ही हम लोग कहते हैं 1 मीटर, ठीक है। दिस इज व्हाट 1 मीटर इज, दिस इज व्हाट 2 मीटर इज। ये मीटर शब्द कहां से आया? सोचने वाली बात है, हाँ है कि नहीं है? है, सोचने वाली बात है, ठीक है बच्चों। ये जो मीटर शब्द है बच्चों, ध्यान देना, 1960 में उस टाइम पे क्रिप्टॉन एटम, ठीक है, क्रिप्टॉन एटम, इसका जो वेवलेंथ होता था, क्रिप्टॉन एटम की वेवलेंथ की वजह, क्रिप्टॉन एटम का जो वेवलेंथ होता था, उसको वहां से हम लोग मीटर को डिफाइन करते थे, ठीक है। क्रिप्टॉन एटम 1960 में क्रिप्टॉन एटम का जो वेवलेंथ होता था, उस टाइम पे क्रिप्टॉन एटम के वेवलेंथ से हम लोग मीटर को डिफाइन करते थे। 1960s की बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग वेवलेंथ की मदद से मीटर्स को डिफाइन करते थे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 1983 में कुछ चेंजेस किया गया, ठीक है। 1983 में एक नया एक स्टैंडर्ड माना गया, एक नया एक रेफरेंस माना गया, ठीक है। जैसे 1960 में हम लोग एटम को एक रेफरेंस माना था कि एटम, आपको पता है एटम से ना वेवलेंथ निकलते हैं, एटम से वेव्स क्या होते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। जितने भी एटम्स होते हैं उनमें से रेडिएशंस वगैरह निकलते रहते हैं, ठीक है। तो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगभग ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ निकल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने मीटर को डिफाइन किया था, ठीक है, कि इतना जो लेंथ रहेगा दैट इज 1 मीटर, ठीक है। 1983 में हम लोग ने क्या किया बच्चों? 1983 में हम लोग ने लाइट को अपना स्टैंडर्ड माना, लाइट, ठीक है। लाइट जो था ना, लाइट को हम लोग ने अपना स्टैंडर्ड माना, ठीक है। लाइट की जो वेलोसिटी था उसकी मदद से हम लोग ने मीटर को डिफाइन किया, ठीक है। तो 1983 में हमारा जो डेफिनेशन था वो चेंज हो गया, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? आफ्टर 1983 बच्चों 1 मीटर का जो मतलब था दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 1/299792458, ठीक है। इतने टाइम में बच्चों, इतने टाइम में 1/299792458, इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस टाइम इज नोन एज 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर मतलब क्या? 1 मीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस टाइम, इतने टाइम में 1/299792458, इतने सेकेंड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम कहेंगे 1 मीटर। बच्चों ये वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? ये क्या है? 299792458, ये वैल्यू क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस वैल्यू? बच्चों ये जो वैल्यू है इट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये किसकी वैल्यू है? स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ पढ़ा होगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ा होगा, बराबर बच्चों। ये कहीं 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को था। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो कहां से आया? वो यहीं से आया। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या बच्चों? 299792458, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और ये क्या है बच्चों? ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 3 × 10⁸ क्या बच्चों? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसी को हम लोग ने 29979, इसको हम लोग ने 3 मान लिया, 3 × 10⁸ मान लिया, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर एवरीवन? एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू है। तो ये है लाइट की स्पीड। लाइट इतने स्पीड से ट्रैवल करता है, लाइट 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसकी मदद से मैंने 1 मीटर को डिफाइन किया। व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकंड, ठीक है। इतने सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम कहेंगे 1 मीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, रह गया पैरेलैक्स मेथड। ये क्या है? पैरेलैक्स मेथड क्या है बच्चों? बच्चों सबके पास पेन है, सबके पास पेन है।
चलो पेन अपने ऐसे अपने सामने ऐसे रखेंगे, चलो ऐसे रख रहे पेन, हाँ ठीक है। अभी क्या करो बच्चों, अपना लेफ्ट आई बंद करो, लेफ्ट आई सबने बंद किया, पेन को ऑब्जर्व करो, कर रहे हो ऑब्जर्व, लेफ्ट आई बंद करके ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब राइट आई बंद करके देखो, ऐसा, अब फिर से लेफ्ट आई फिर राइट आई फिर लेफ्ट आई फिर राइट आई। बच्चों क्या आपको पेन का पोजीशन चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छे से करो, पहले ऐसे रखो, लेफ्ट आई बंद करो, फिर राइट आई बंद करो, फिर लेफ्ट आई बंद करो, फिर राइट आई। आपको ऐसा लग रहा है ना कि पेन का पोजीशन चेंज हो रहा है? थोड़ा नजदीक लाके करो, थोड़ा पेन को नजदीक लाके करो, चलो इतना डिस्टेंस पे करो, इतना डिस्टेंस पे, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे करो, ठीक है, करो ऐसे थोड़ा नजदीक लाके, हाँ ऐसा नहीं करने का, रे नुमान ऐसा नहीं करने वाला, ऐसे थोड़ा इतना डिस्टेंस पे रखो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो लग रहा है चेंज हो रहा है? हाँ थोड़ा और नजदीक लेके जाओ उसको, और नजदीक लेके जाओ, और नजदीक, हाँ अब करो करो करो, आईज बंद करो, लेफ्ट राइट, आपको दिख रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है, दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ठीक है। दिस इज नोन एज पैरालेक्स, ये जो चेंज इन पोजीशन है इसे हम कहते हैं पैरालेक्स। क्लियर एवरीवन? तो पैरालेक्स की मदद से, जैसे पैरालेक्स की मदद से मैं ये डिस्टेंस को नाप सकता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है, ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मेरी आई से, वो मैं नाप सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं पहली बार क्या करूँगा, मैं पहले अपने लेफ्ट आई से मेजर करूँगा, इवन मेरा एक आई हो गया, ठीक है, लेफ्ट आई से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको राइट आई से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। क्लियर एवरीवन? एक बार मैंने लेफ्ट आई से ऑब्जर्व किया, एक बार मैंने राइट आई से ऑब्जर्व किया। क्लियर एवरीवन? बच्चों ध्यान देना, ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये कुछ एंगल फ्रेम करेगा थीटा, ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है। नाउ ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी आई, ठीक है, ये दोनों आई के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर एवरीवन? आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपसे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपसे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। आपको ये पी ओ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का एक फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ मतलब यहाँ पर होगा E1 E2 अपॉन रेडियस क्या होगा बच्चों? OP, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है OP डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आई विल राइट OP इज इक्वल्स टू E1 E2 अपॉन थीटा, ठीक है। मुझे E1 E2 पता है, E1 E2 क्या है? दोनों आइस के बीच का डिस्टेंस हो गया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल, दोनों जब मैं इस आर्क से देख रहा हूँ और जब मैं इस आर्क से देख रहा हूँ तो दोनों के बीच में जो एंगल फ्रेम हो रहा है दैट इज थीटा। ये दो चीज़ मुझे पता है, आई कैन फाइंड OP डिस्टेंस, मैं OP डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? दिस इज व्हाट द पैरालेक्स मेथड इज। पैरालेक्स मेथड की मदद से आप लोग बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें जो दूर दूर है उनका आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे वो मुझे नापना है, ठीक है। से एग्जांपल के तौर पे मार्स का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि यहाँ से मार्स का डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है। मान ले बेटा तूने एक नया कंपनी खोला, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी खोला, ठीक है। वो कंपनी का काम है क्या है कि यहाँ से दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लैनेट पर रॉकेट भेजना है, ठीक है। और तुझे यहाँ से रॉकेट भेजना है कहाँ पे? मार्स पे रॉकेट भेजना है, ठीक है। अब रॉकेट के अंदर कितना फ्यूल भरना है, कितना फ्यूल भरे कि वो मार्स तक पहुँच पाए, वो तुझे पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए तुझे पता रहना चाहिए कि यहाँ से मार्स का डिस्टेंस कितना है, बराबर ना? यहाँ से मार्स का डिस्टेंस कितना हो तुझे पता रहना चाहिए, बराबर बच्चों, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा यहाँ से मार्स का डिस्टेंस कितना है? हाँ? टेप से नापेगी यहाँ से मार्स तक का डिस्टेंस, हाँ, टेप निकालेगी, बड़ा सा टेप निकालेगी, यहाँ से मार्स पे लगाएगी एक एंड यहाँ पे लगाएगी, ऐसे नापेगी। फिर कैसे नापेगी मार्स का डिस्टेंस? हाँ, कैसे मेजर करेगी? अच्छा, वही मेजरमेंट टेप से नापेगी, स्केल से नापेगी। सर एक इस बड़ा सा स्केल बनाऊंगी मैं, एकदम बड़ा सा, ठीक है, यहाँ से लेकर मार्स तक का डिस्टेंस यहाँ से नाप लूंगी। हाँ बराबर बच्चों। फिर नुमान तू बता, तू कैसे नापेगा? हाँ फैजान, मान ले यहाँ से मून तक का डिस्टेंस को नापना है, यहाँ से मून तक का डिस्टेंस कितना है, कैसे नापेगा? जो सबसे नियरेस्ट स्टार है उसका, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार तो सन है। हाँ, सन से वहाँ तक का डिस्टेंस ना, कैसे नापेगा लेकिन? पहले से कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे। तो या जैसा आपने कहा सर पैरालेक्स मेथड हम लोग ने पढ़ा है, तो सर उसका कोई तो कोई यूज करेंगे ना। अब बिना यूज करने के लिए क्यों पढ़ा हम लोग ने?
पढ़ा है तो यूज तो कर ही लेंगे ना। चलो ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड पढ़ा तो उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पैरालैक्स मेथड के हिसाब से मान लो ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। क्लियर एवरीवन। और यहाँ पर एक पॉइंट, एक कोई प्लैनेट है जिसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अर्थ से इस प्लैनेट का डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए दो लोग की जरूरत पड़ेगी, 2 लोग। ठीक है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर खड़े, आप इस पॉइंट पे खड़े। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होके इस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आपका कोई दोस्त है जो इस पॉइंट पर खड़ा है, दूसरे एंड पे खड़ा है, दूसरे एंड पे खड़े होके इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आप दोनों ही इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बना है, ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर। क्लियर है एवरीवन, ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। क्लियर, आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, या ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना है, ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों आपको पता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, आपको ये पता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, यू कैन मेजर दिस एंगल। ठीक है, आपको ये एंगल पता है। और आपको क्या पता है, आपको बच्चों ये दोनों के बीच का जो लेंथ है वो भी पता है। ये पॉइंट आप और आपका जो दोस्त है, दोनों के बीच में कितना लेंथ है वो आपको पता है। ठीक है, मान लो दोनों के बीच में जो लेंथ है, से लेंथ इज बी अमाउंट ऑफ लेंथ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला बच्चों, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या बोलो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बच्चों आर्क लेंथ मतलब क्या, थीटा के सामने वाला जो होता है दैट इज आर्क लेंथ। थीटा के सामने क्या बच्चों, बी अपॉन। ठीक है, यहाँ पर रेडियस क्या माना जाएगा, कैपिटल डी। रेडियस क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। सो देयरफॉर कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। बी तो पता ही है, बी दोनों के एंड का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा ये जो एंगल फ्रेम की दैट इज थीटा, इस फॉर्मूले से मुझे मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बच्चों आप लोग को। इस तरीके से आप लोग किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि मुझे ना किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना, स्टार। ठीक है, कोई स्टार है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार। ठीक है, कोई स्टार है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, स्टार का मतलब समझते हो, जैसे सन हो गया, सन इज आवर स्टार। ठीक है, उसके बाद में हमारे बगल में एक स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारे बगल का एक स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, मान लो आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, मान लो सन का डिस्टेंस फाइंड करना रहा कि हाँ अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना हो गया, अर्थ से कोई स्टार का डिस्टेंस कितना है फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, बराबर ना बच्चों ध्यान देना। ये हो गया हमारा अर्थ हो गया, दिस इज माई अर्थ। ठीक है, यहाँ पर दूर कोई स्टार है, दूर कहीं एक स्टार है। ठीक है बच्चों, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से देखूंगा स्टार को, बराबर, फिर यहाँ से देखूंगा स्टार को, बराबर बच्चों। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये केस में आप देखेंगे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है ना आपसे, जैसे यहाँ पे स्टार बहुत ज़्यादा दूर है आपसे, तो ये जो एंगल है ना, एंगल छोटा होते जा रहा है। देखो ये केस में जो एंगल है वो एंगल बड़ा है, बड़ी केस में जो एंगल है ना, एंगल विल बी वेरी स्मॉल। ये जो एंगल है इट विल बी वेरी स्मॉल, थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अच्छा, ये जो स्टार, ये अगर स्टार और दूर रहा, स्टार अगर मुझसे और दूर रहा, तो ये जो एंगल है ये एंगल और छोटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 के आसपास पहुंच जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टार जो होते हैं ना, स्टार बहुत ज्यादा दूर होते हैं हमसे, स्टार जो होते हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टार को इस तरीके से ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जो एंगल फ्रेम करेगा स्टार उस केस में इट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा और नियरली विल बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो वहां पर मैं यहां से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इस मेथड से मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ये मेथड यहाँ पर यूजफुल नहीं है। तो क्या किया जाए उस केस में, हाँ बच्चों, अब क्या किया जाए, एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे, सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों बोल दिए, नहीं आता है हम लोग को। हाँ बच्चों, इस केस में क्या करना है आपको ध्यान देना। अर्थ क्या करता है, अर्थ अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, बराबर बच्चों। मान लो यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या करता है, अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, बराबर बच्चों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, अब इस केस में मान लो कोई स्टार है, स्टार यहाँ पर है, इस पॉइंट पे कोई स्टार है। ठीक है, मुझे अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना रहा। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा पता है, ध्यान देना। जैसे मान लो अर्थ इस पोजीशन पे है, ठीक है,
अर्थ इस पोजीशन पे, जब अर्थ इस पोजीशन पे रहेगा तो मैं यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व करूँगा, सन को ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। कुछ महीनों के बाद में क्या होगा, अर्थ यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अर्थ गोल घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब अर्थ यहाँ पर आ गया, अब मैं फिर से इसको ऑब्जर्व करूँगा। अब देखो जो एंगल मिल रहा है वो एंगल प्रॉपर मिल रहा है मुझे, यहाँ पर जो एंगल है वो प्रॉपर दिख रहा है एंगल, ठीक है। ये एंगल बड़ा एंगल है, ठीक है। इस केस में जो एंगल है वो छोटा नहीं है, बड़ा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन मेजर दिस एंगल। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने ना अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट की मदद ली, ठीक है। जब अर्थ ये ऑर्बिट पे इस पोजीशन पे था तब मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मान लो 5-6 महीने के बाद में जब अर्थ इस पोजीशन पे गया तब मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5-6 महीने का टाइम वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर आएगा तो फटाफट नाप लो, फिर 6 महीने के बाद में यहाँ पर रहेगा तो आप लोग नाप लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से आपको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। फॉर्मूला क्या बच्चों, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ मतलब क्या स्मॉल डी, और रेडियस क्या रहेगा बच्चों, कैपिटल डी, ठीक है। सो देयरफॉर कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल डी क्या हो गया, स्मॉल डी मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये आपको पता रहना चाहिए। ये पॉइंट अगर आपको ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। एंड थीटा क्या हो गया, थीटा इज दिस एंगल, जो एंगल फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो थीटा भी आपको पता रहेगा। तो अगर आपको स्मॉल डी की वैल्यू पता है, आपको थीटा की वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड दी कैपिटल डी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में जो प्लैनेट था वो बहुत नज़दीक में था, प्लैनेट नज़दीक में था, इस वजह से आप अर्थ के 2 एंड से आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते थे, अर्थ के 2 एंड से आप लोग ये इसको ऑब्जर्व करते थे। यहाँ पर जो स्टार है, स्टार बहुत दूर होने की वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, अर्थ के ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहे हो। अर्थ जब ऑर्बिट में इस पोजीशन पे था तब आपने ऑब्जर्व किया, फिर कुछ टाइम के बाद में इस पोजीशन पे आया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इस तरीके से कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट। कोई प्लैनेट का साइज कितना बड़ा है, प्लैनेट का डायमीटर कितना ज्यादा है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना रहा, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक प्लैनेट है, ठीक है, इस प्लैनेट का डायमीटर कितना है वो मुझे फाइंड करना रहा, ठीक है। मैं अर्थ से खड़े होकर इसको देख रहा हूँ, से दिस इज द अर्थ, ठीक है। मैं अर्थ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूँ और यहाँ से खड़े होकर मुझे इस प्लैनेट का डायमीटर फाइंड करना है कि भाई इस प्लैनेट का डायमीटर कितना है, ठीक है। कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, ध्यान देना, सेम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल मैं करूँगा यहाँ पर बच्चों, बट ये केस में जो पैरेलैक्स मेथड है वो आपको थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ ध्यान देना, आप इस पॉइंट पे खड़े होके इस प्लैनेट का पहले ये एंड ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये एंड आपको देखना है, उसके बाद में क्या करना है बच्चों, ये एंड आपको देखना है, ठीक है। दोनों एंड आपको देखना है। जब आप दोनों एंड देख रहे हो तो यू आर फ्रेमिंग सम एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, ठीक है, ये डायमीटर हो गया स्मॉल डी, एंड दिस इज कैपिटल डी, ठीक है, ये हो गया कैपिटल डी। बच्चों यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा इज ये एंगल बिटवीन बोथ दिस लाइन, ठीक है। कैपिटल डी क्या हो गया, कैपिटल डी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। स्मॉल डी क्या हो गया, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है। मुझे समझ लो कि मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके पहले वाले मेथड से मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डायमीटर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं। फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है, स्मॉल डी, और रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल डी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी, ठीक है। सो डी विल बी इक्वल्स टू थीटा इंटू कैपिटल डी, दिस विल बी योर फॉर्मूला, ठीक है। स्मॉल डी क्या हो गया, स्मॉल डी डायमीटर यहाँ से मुझे मिल जाएगा। थीटा क्या था, थीटा एंगल था, और कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये दोनों की मदद से आई कैन फाइंड स्मॉल डी का वैल्यू। क्लियर है एवरीवन, समझा आप लोग को? दिस इज द थिंग, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ने बड़ी बड़ी चीज़ों को तो नाप लिया, जैसे हम लोग ने स्टार्स को नाप लिया, प्लैनेट्स को नाप लिया, ठीक है, उनका डिस्टेंस नाप लिया। बच्चों छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए क्या किया जाए, जैसे मान लो ये बाल निकाल दिया, बाल का कितना लेंथ है या कितना थिकनेस है वो आपको निकालना है, ठीक है। या मान लो कोई बैक्टीरिया का साइज़ क्या है वो आपको नापना है, या इलेक्ट्रॉन का साइज़ कितना है, या एटम का साइज़ कितना, न्यूक्लियस का साइज़ कितना, वो कितना आपको नापना है, ठीक है। तो बच्चों ये सब नापने के लिए ये सब प्रोसेस से आप नहीं नाप सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर वी विल यूज डिवाइसेस, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए वी विल यूज डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे छोटी छोटी चीज़ें नापनी है तो ठीक है, तो क्या क्या डिवाइसेस मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास है वर्नियर कैलिपर। क्या बच्चों, वर्नियर कैलिपर नाम का एक डिवाइस है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। देन यू हैव स्क्रू
गेज, ठीक है, स्क्रू गेज नाम का एक डिवाइस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन यू हैव माइक्रोस्कोप, आपके पास माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चों इन चीज़ों की मदद से, इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यू कैन मेजर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको नापना है तो इन चीज़ों की मदद से आप लोग नाप सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों के जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को ना ये वर्नियर, कैलिपर और स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको चीज़ें दी जाएंगी, आपको वो सब चीज़ें नापना रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों कि लेंथ को नापा कैसे जाता है। सबसे पहले तो 1 मीटर क्या था वो देखा। 1 मीटर सबसे पहले 1960 के टाइम पे 1 मीटर का डेफिनेशन क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ एमिटेड बाय द क्रिप्टॉन एटम, ठीक है। क्रिप्टॉन एटम जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों ने 1 मीटर को डिफाइन किया था। फिर 1983 में इसका डेफिनेशन चेंज हो गया। 1983 में जो डेफिनेशन उन्होंने अडॉप्ट किया वो कौन से बेसिस पे था, स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड कितनी है उसके बेसिस पे हम लोग ने 1 मीटर को नापना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे बड़े बड़े चीज़ों को नापना है, बड़े बड़े डिस्टेंस को नापना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड हम लोगों ने सीखा, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड की मदद से हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब क्या कि यहाँ से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से स्टार का डिस्टेंस कितना हो गया, किसी प्लैनेट का डायमीटर कितना हो गया, ये सब चीज़ों का मुझे नापना है तो आई कैन यूज़ पैरेलैक्स मेथड। और छोटी छोटी चीज़ों को नापना है तो आई यूज़ डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस है जिनकी मदद से मैं छोटी छोटी चीज़ों को नाप सकता हूँ। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लेंथ, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। नाउ वी विल सी मास को कैसे मेजर करना है, ठीक है बच्चों। मास को मेजर करने के लिए बच्चों पहले टाइम में जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1889 के टाइम में जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था वो था प्लैटिनम और इरिडियम, इनका एलॉय, प्लैटिनम और इरिडियम इनका एलॉय बनाकर एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था, एक, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो वेट था, उसके वेट की मदद से हम लोग नापते थे कि 1 किलो 2 किलो, ठीक है। प्लैटिनम इरिडियम एलॉय से इनकी मदद से इनके दोनों को मिलाकर, ठीक है, प्लैटिनम और इरिडियम को मिलाकर जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट एलिमेंट बनाया था उसका जो वजन था दैट इज 1 kg, ठीक है। उसको हम लोग 1 kg नापते थे, ठीक है। तो उसको हम लोग ने एज अ बेस रेफरेंस माना था, स्टैंडर्ड रेफरेंस माना था, ठीक है। उसका डबल हुआ तो 2 kg, उसका ट्रिपल हुआ तो 3 kg, इसके हिसाब से हम लोगों ने मेजर किया था उसको चीज़, इस हिसाब से हम लोग मेजर करते थे, ठीक है। बट नाउ आफ्टर 2019 के बाद से एक नया डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया मास का, ठीक है। 2019 के बाद से क्या डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया कि इसके बाद से हम लोग ने प्लैटिनम इरिडियम को छोड़ के करंट की मदद से मास को नापना शुरू किया, करंट की मदद से, ठीक है। बच्चों आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि अगर किसी वायर से करंट पास होता है तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा है ना तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अगर वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो मेटालिक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बराबर बच्चों। अगर वो मेटल जैसा क्या बोलते हैं, मैग्नेट जैसा बिहेव करे तो इट विल अट्रैक्ट द मेटल्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। वो मेटालिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग ने क्या बोलते हैं मास को डिफाइन किया, ठीक है, कि इट इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट विच व्हेन पास थ्रू अ वायर, ठीक है। एक वायर से अगर मैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को पास करूंगा तो जो वो वजन को जो अट्रैक्ट करेगा, जो अमाउंट ऑफ मास को वो अट्रैक्ट करेगा दैट इज 1 kg मास, ठीक है। मान लो मैं किसी वायर से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट पास करूँ कि इतना अमाउंट ऑफ करंट अगर मैं इस वायर से पास करूंगा तो उस केस में जो वो वजन को उठाएगा, उस केस में जो वो वजन को अट्रैक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 kg, ठीक है। वो जो मास रहेगा इट विल बी 1 kg। तो इस हिसाब से हम लोग ने मास को नया डेफिनेशन दिया आफ्टर 2019, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग ने दिया। अब छोटी छोटी चीज़ को नापना है, जैसे मुझे मान लो एटम को नापना है या इलेक्ट्रॉन को नापना है तो उसको मैं तराजू में नाप सकता हूँ क्या, कि भाई एक तराजू में एक साइड में एटम रख दिया उसको नाप रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, पॉसिबल है क्या। इलेक्ट्रॉन को नापना है तो तराजू में रख के आप नाप सकते हो क्या, हाँ। वजन कांटे में रख के नाप सकते हो क्या, एटम को नहीं नाप सकते, बराबर बच्चों। एक सिंगल एटम को अगर आपको नापना है, एक इलेक्ट्रॉन को नापना है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल kg का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे लिए अलग से एक यूनिट है, ठीक है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नापनी है तो वहाँ पर एक यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नापनी होती है तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻27 kg, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नापना है, प्रोटॉन नापना है, न्यूक्लियस का वजन नापना है,
एटम का वजन नापना है तो आप लोग एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग उसका वजन नापेंगे, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.68 10⁻⁻27 kg। क्लियर है एवरीवन? मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले के समय में टाइम को कैसे नापा जाता था? पहले के समय में सन को देख के, बराबर सन को देख के नापा जाता था, ठीक है, कि सन का पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर है तो एकदम दोपहर का समय नून हो गया, ठीक है, ठीक है। सन का पोजीशन, सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है, सन के पोजीशन की वजह से हम लोग, सन की पोजीशन की मदद से हम लोग टाइम को नापते थे, ठीक है, वैसा होता था। बट अभी के टाइम पे हम लोग सन की पोजीशन की मदद से हम लोग नहीं नापते, ठीक है। कम टू पेज नंबर 6 बच्चों, पेज नंबर 6 पे आप ध्यान देंगे। पेज नंबर 6 में सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है, उसमें एक नंबर है 9192631770, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? क्या बोला है? 9192631770, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे, देखो, इन सीशियम एटॉमिक क्लॉक a second is taken as the time needed for 9192631770 vibrations of the radiation emitted during a transition between two hyperfine state of cesium atom, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या मानते हैं कि जो 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड की वैल्यू, 1 सेकेंड क्या होता है? दैट इज 9192631770 वाइब्रेशंस, इतने अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, 9192631770, ये अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस इन सीशियम एटम इज नोन एज 1 सेकेंड। सीशियम एटम में इतना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हो रहा है, दिस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, दिस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस तरीके से हम लोग सेकेंड्स को नापते हैं।